Hey, what's up guys? Welcome back once again. So दोस्तों, 4 रिटायर्ड सोल्जर जो एक दिन जंगल के बीच में बने घर में जाते हैं और वहाँ घर में जो उन्हें मिलता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। ऐसा क्या है उस घर में, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है पहले किरदार से जिसका नाम है बेनी, जो कि आर्मी सोल्जर को मोटिवेशन स्पीच देता है और आज भी वो यही कर रहा है। इसके बाद हम दूसरे किरदार को देखते हैं जो कि अभी भी पुलिस फोर्स में मौजूद है। उसका नाम है पोप, जो आज एक मिशन पर है। उसकी टीम को खबर मिली है कि झोपड़पट्टी में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं, इसलिए वो अपने चॉपर से वहां पहुंचता है और उस पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेता है और सभी को वार्निंग देता है कि जो भी घर के अंदर है वो बाहर आ जाए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता, जिसके बाद उन्हें उन लोगों पर फायरिंग करना पड़ता है। लेकिन वहां से भी इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जिसमें इनके कई जवान शहीद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए पोप अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि तुम लोग मुझे कवर दो, मैं ऊपर से जाकर इन्हें मारूंगा। और वो करता भी ऐसा ही है। वो दूसरी इमारत पर जाता है और वहां से एक धमाका करता है जिससे कि वो पूरा घर उड़ जाता है और एक साथ सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। जब वो अंदर जाता है तो वहां उन्हें बहुत सारे कैश और हथियार भी मिलते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ घायल लोग भी थे जिन्हें पूछने पर पता चलता है कि वो लॉरिया के लिए काम करते हैं। आपको बता दूं कि लॉरिया अभी के समय का सबसे बड़ा माफिया है और उसका पूरे देश पर कंट्रोल है, जहां वो कई सारे नशीले चीजें भी सप्लाई करता है। इसके बाद उनसे लॉरिया का पता पूछते हैं पर वो आधा अधूरा एड्रेस ही बता पाते हैं, जिसके बाद उन्हें भी मार दिया जाता है। पूरे घर को छानने के बाद उन्हें वहां कुछ और बच्चे और लड़कियां मिलती हैं जिन्हें वो अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन तभी उनके चंगुल से एक लड़की भाग जाती है। तब बॉब कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है और उसकी ये तलाश जाकर खत्म होती है एक घर में, जहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है इवाना। वो पॉप को जानती थी, इसलिए उसने इस लड़की को भागने दिया, पर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना वहां से जाने के लिए, पर यह भी बता दिया था कि हम लोग रेड करने वाले, फिर तुम वहां क्यों गई? तो वो कहती है कि मेरा भाई वहां पर मौजूद था, इसलिए मैं गई उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी तुम लोग वहां अचानक से घुस गए और मेरा भाई तुम्हारे कब्जे में है। तुम उसे कैसे भी करके छुड़ाओ। पर पॉप के लिए काम इतना आसान नहीं था, लेकिन तभी इवाना ऐसी चीज बोलती है जिसे सुनने के लिए पॉप ने भी पूरी उम्र गुजार दी। वो उसे बताती है कि मुझे लॉरिया का घर का एड्रेस पता है, क्योंकि मैं ही उसके घर पर सारे पैसे पहुंचाती हूँ, पर मैं तभी बताऊंगी जब तुम मेरे भाई को छुड़ाओगे। तो पॉप मान जाता है क्योंकि लॉरिया एक बहुत बड़ा शिकार है। उसे कहता है कि जब तुम अगली बार जाओ तो उसके घर की एक वीडियो बनाकर लाना, देन मैं तुम्हारे भाई को रिहा कर दूंगा। तो यहाँ पर डील डन हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है बेनी पर, जो अभी भी वहीं काम कर रहा है, लेकिन आज उससे मिलने के लिए वहां पर पॉप आया जो उसका काफी पुराना दोस्त है। अब उन दोनों में काफी बातें होती है। दिन वो उसे एक काम करने को कहता है, उस काम को सुनते ही वो हाँ कर देता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वो तभी उसके साथ जाएगा जब रेड क्लिफ भी उसके साथ चलने को तैयार होगा। अब यहाँ हम कहानी के तीसरे किरदार को देखते हैं, जो कि किसी जमाने में एक जाबाज सैनिक हुआ करता था, लेकिन आज वो एक ब्रोकर है और अपना खर्चा पानी बहुत ही मुश्किल से चला पा रहा है। उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी बीडी की स्कूल फीस भर सके। और तभी वहां पर पॉप आता है, जिसे देखकर वो कुछ भी करने को मना कर देता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बस कुछ ही दिन चाहिए, जिसके बदले में मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। लेकिन वो मना कर देता है। वो जानता था कि पॉप उसे कुछ उल्टा सीधा ही काम करवाएगा। अब पॉप भी जबरदस्ती नहीं करता। इसके बाद वो लोग रेड क्लिफ की बेटी के स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, जहाँ पॉप को पता चलता है कि असल में उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इसलिए वो वहीं उतर जाता और मिशन की फाइल वहीं छोड़कर चला जाता है। उसे पता था कि वो उसे मिलने जरूर आएगा। अब घर आने पे रेड क्लिफ को कुछ बिल्स मिलते हैं जिन्हें भरने की डेट नजदीक आ रही है, लेकिन उसके पास पैसे है ही नहीं और अब उसके दिमाग में पॉप की बातें घूमने लगती है। अब इसके बाद पॉप अपनी टीम के आखिरी शख्स के पास जाता है जिसका नाम है कैटफिश, जो कि एक पायलट है, लेकिन उसका लाइसेंस रद्द हुआ पड़ा है। उसके कुछ कांड की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन पोप कहता है कि मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस मेरे लिए प्लेन उड़ाना है, अगर तुम वो कर सकते हो तो मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने तुम्हें अपनी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। अब इसके बाद हम वहाँ रेड क्लिफ को भी देखते हैं, जिसका मतलब है कि उसने मन बना लिया है जाने का, वेल अब पोप के साथ काम करने का, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है, किसे नहीं होती। अब पूरी टीम ब्राजील के लिए रवाना होते, जहां पर इनका सफर एक जंगल में जाकर खत्म होता है और इनके सामने एक विला था जो कि काफी पुराना सा लग रहा था। तभी उसके अंदर एक कार जाती और इसके अंदर थी इवाना, और इस कार में ही करोड़ों रुपए छुपे हुए थे, जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन इवाना का काम है वो घर के हर हिस्से को रिकॉर्ड करे, वो यही करती है। तभी उसके सामने लॉरिया आ जाता है, जो रजिस्टर पर साइन करने आया था, और यहाँ हम पहली बार उसे देख पाते हैं। इसके बाद वो यहाँ से सीधा घर चली जाती है और बाहर खड़े हुए लोग भी होटल चले जाते, जहाँ सभी साथ में बैठकर बातें करते हैं। तब बेनी कहता है कि हम ये सब पूरा करने के बाद डिपार्टमेंट को कब बताने वाले। तो पॉप कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं सरकार को इसमें से एक भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। पर यह बात बेनी को ठीक नहीं लगती, तो वो कहता है कि तुम खुद बताओ, हमने सरकार के लिए इतने साल सेवा करी, अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन आज देखो हमारी हालत कैसी हो गई।
रेडक्लिफ को देखो, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी की फीस भर सके। वहीं बेनी, तुम खुद को देख लो, तुम जो कर रहे हो तुम्हें उसमें मजा आ रहा है? नहीं ना, तुम ये सब जबरदस्ती कर रहे हो। ये सब बोलने के बाद वो सभी को छोड़ने के लिए उनके रूम तक जाता है, लेकिन बीच में सब कहते हैं कि हम ये काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये करने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। तो पॉप कहता है कि मेरे पास एक प्लान पहले से मौजूद है, मैंने पूरी रिसर्च करी है जिसमें मुझे ये पता चला है कि हमेशा लॉरिया गार्ड के साथ ही रहता है, लेकिन संडे वाले दिन वो अपने परिवार के साथ चर्च जाता है। तब घर पे कोई नहीं होता है सिवाय कुछ गार्ड्स के। उसी समय हम घर में घुस जाएंगे और घर में जितने भी पैसे होंगे सब चुरा लेंगे और पूरे घर को आग लगा देंगे, जिससे पता चलेगा कि वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो रेडक्लिफ कहता है कि हमें एक वैन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो तुम कहां से लाओगे? तो पोप ने उसका भी इंतजाम कर रखा था, जिसके बाद वो वापस से इवाना के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक और काम करना पड़ेगा, तुम्हें संडे के दिन लॉरिया के घर के बाहर वैन लेके आनी होगी। उसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को नया पासपोर्ट दूंगा और साथ में $2 मिलियन भी दूंगा, जिसे लेकर तुम किसी दूसरे देश निकल जाना और अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर सकना। अब ये ऑफर सुनकर वो मान जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर उन्हें वहां पैसे नहीं मिले तो ये क्या करेंगे? अब अगले दिन चारों लोगों को लेकर पॉप एक कंटेनर के पास जाता है जिसके अंदर असला बारूद भरे थे। सभी अपने अपने हथियार ले लेते हैं। अब उन्हें बस संडे का इंतजार था, जिसके बाद रेडक्लिफ कहता है कि हमें वहां से दूर जाने के लिए एक चॉपर की जरूरत पड़ेगी। तो वो बताता है कि उसके लिए हमें $3 मिलियन देने होंगे। पॉप उन्हें वो वीडियो दिखाता है जो असल में इवाना ने बनाई और उसमें टेबल में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे और यही इनका टारगेट है। अब 2 दिन बाद संडे आ जाता और सुबह सुबह लॉरिया की पूरी फैमिली चर्च के लिए निकल जाती, जिसके बाद हम इवाना की वैन को देखते हैं जो घर के अंदर घुसती है, पर बीच में ही गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तब उनसे कहती है कि मैं बस ये कार यहाँ पर रखने के लिए आया हूँ, जिसके बाद मैं दूसरी कार लेकर निकल जाऊंगी। वो करती भी ऐसी है, लेकिन उसके पीछे से पॉप की टीम घर में घुस जाती है और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगती है। जिसके बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पैसे मिलने वाले थे। अब वो घर का हर एक कोना और तिजोरी ढूंढ डालते हैं, लेकिन पैसे कहीं भी नहीं थे। अब ये देखकर इनका दिमाग खराब होने लगता है। तब रेडक्लिफ कहता है कि उस लड़की ने हमारे साथ मजाक किया, हमें धोखा दिया है, लेकिन पॉप को यकीन था कि पैसे यहीं होंगे, कहीं आसपास ही। वो थोड़ी देर ढूंढता है, तब उसे पेंट की स्मेल आती है और वहां पेंट के डिब्बे भी रखे हुए थे, यानी कि अभी अभी फ्रेश पेंट किया गया है। और जब वो दीवारों को छूता है तो उसे महसूस होता है कि ये अंदर से खोखली है और वो उसे उखाड़ने लगता है। और वहां जो वो देखता है उससे उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में लॉरिया का पूरा पैसा उसी दीवार के अंदर छुपाया गया था और ये इनकी उम्मीद से भी ज्यादा पैसा था। जैसे वो एक एक करके बाहर निकालने लगते हैं और बैग में भरने लगते हैं, लेकिन वो पैसा इतना ज्यादा होता है कि उनके बैग ही खत्म हो जाते हैं। तब वो उस घर में जितने भी बैग रखे हुए थे उन सभी में उसे भरना शुरू करते हैं। लेकिन अब पॉप उन्हें चलने को कहता है क्योंकि गार्ड्स आने वाले होंगे। लेकिन रेडक्लिफ को इतने पैसे देकर लालच आ गया था, वो और लेना चाहता था, इसलिए वो दूसरे रूम में चला जाता है जहां पर अचानक से एक सीक्रेट डोर से कोई शख्स उन पर हमला करता है। अब वो मरते मरते बचते हैं, लेकिन आखिर में सभी उसे मार डालते हैं। जब वो पास जाते हैं तो वो असल में दोस्तों लॉरिया था और आज उसकी किस्मत खराब थी, वो अपने परिवार के साथ चर्च नहीं गया था। लेकिन अब इनकी जान मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं और अब सारे गार्ड्स वापस आने लगे हैं, इसलिए अब इन्हें तैयार रहना होगा। वो एक एक करके सभी को मारकर घर से बाहर निकल जाते हैं और जाते जाते पूरे घर को आग लगा देते हैं। जिसके बाद ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर चॉपर इनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके बदले में उन्हें $3 मिलियन देने पड़ते हैं। तब वो वहां मौजूद एक आदमी को दे देता है और फिर ये पैसों को लोड करना शुरू करते हैं। लेकिन कैटफिश कहता है कि पैसों का वजन ज्यादा हो गया है, हमें कुछ कम करना होगा। लेकिन रेडक्लिफ सारे पैसे साथ ले जाना चाहता है, पर वो बताता है कि ये आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में हमें 2 माउंटेन्स आएंगे जिसे इन पैसों के साथ पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यही बात वो भी कहना चाहता है, लेकिन वो नहीं मानता। और तभी वहां पर इवाना और उसके भाई आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रेडक्लिफ कहता है कि इन्हें यहीं पर मार दो, हम इन्हें साथ में नहीं ले जा सकते। तब पॉप उसे बहुत सुनाता और कहता है कि तुम्हारा पैसे देकर दिमाग खराब हो गया, मैंने इनसे वादा किया है बॉर्डर क्रॉस करने का, मैं इन्हें धोखा नहीं दे सकता। अब कुछ देर बाद वो लोग उड़ जाते हैं और फिर बॉर्डर के पास पॉप इवाना को पैसे दे देता है और फिर वो लोग अपनी मंजिल के लिए उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ से इनकी दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके सामने आ चुके थे बड़े बड़े पहाड़ और चॉपर में कई टन वजन था, जिसे लेकर ऊंचाई पर जाना आसान नहीं होने वाला था। कैटफिश कहता है कि हमें कुछ पैसे नीचे गिराने होंगे, लेकिन रेडक्लिफ एक भी पैसा छोड़ने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद इनका चॉपर का इंजन खराब हो जाता है और तब इन्हें अपना चॉपर एक गांव पर क्रैश करना पड़ता है। सब सही सलामत तो होते हैं, लेकिन गांव वाले इनके पैसे चुराने लगते हैं और तब रेडक्लिफ आकर उन्हें मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उन्हें मजबूरन उन्हें मारना पड़ता है, जिससे उसके साथी भी नाराज होते हैं। लेकिन यहाँ रेडक्लिफ के सर पर अब पैसों का भूत सवार हो गया था
वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ उसने जिस आदमी को मारा था उसके बेटे के अंदर अब बदले की आग भर गई थी। वहीं दूसरी ओर रेडक्लिफ गांव के मुखिया से बात करता और उन्हें पैसे देके कुछ गधे खरीद लेता है, जिसके ऊपर वो उन पैसों को रख कर आगे के लिए रवाना होता है। लेकिन इनके रास्ते में अब कठिनाइयां आती जा रही थी, जिससे इन्हें काफी परेशानी होती है। कई जगहों पर इन्हें तेज बारिश का भी सामना करना पड़ता है, पर जब सारे एक चट्टान पर चढ़ रहे होते हैं तभी अचानक से इनका एक गधा नीचे गिर जाता है और अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर नीचे जाता है। तो अगर ये चॉपर से पैसे कम कर देते तो शायद आज ये अपने घर होते सही सलामत। अब ये सारी चीजें देखकर इन्हें पता चल जाता है कि अब इन्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये गधे ऊंचाई तक चट्टानों पर नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए वो खुद ही रस्सियों की मदद से पैसों को नीचे उतारते हैं और फिर खुद भी नीचे जाते हैं। लेकिन आज की रात उन्हें वहीं गुजारनी पड़ेगी। पर दोस्तों यहाँ ठंड बहुत ही ज्यादा होती है और ऐसे में यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन तब बेनी एक बोरी पैसे को जला देता है और फिर उसकी गर्मी से आग सेकता है। तो इसे कहते हैं असली रिच लाइफ जीना। ठंड लगी तो पैसे ही जला दिए। वेल अब अगले दिन ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर, लेकिन तभी उन पर अचानक से गोलियां चलना शुरू हो जाती है और इसी में एक गोली आकर रेडक्लिफ के सर पर लगती है, जिससे कि वो वहीं मारा जाता है। अब ये देखकर सभी दोस्त पूरी तरीके से टूट जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक से उनके साथ क्या हुआ है। इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तब बेनी और कैटफिश के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से रेडक्लिफ की जान गई, लेकिन तब पॉप बताता है कि वो असल में उसी आदमी का बेटा है जिसको रेडक्लिफ ने मारा था, इसलिए वो बस उसी को मारने के लिए आया था। अब पोप कहता है कि रेडक्लिफ का सपना था कि वो उन सारे पैसों को अपने साथ ले जाए, लेकिन हम इतने पैसों को साथ में नहीं ले जा सकते। इसलिए हम एक काम करते हैं, इसी खाई में कुछ पैसों को फेंक देते हैं। कुछ दिनों बाद बर्फ गिरने लग जाएगी, जिससे कि ये ढक जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पैसे हैं। अब वो ऐसे ही करते हैं और कुछ पैसों को लेकर अपने साथ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें एक लड़का वैन के साथ मिलता है। वो उन पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन पॉप उसे मारता नहीं, बल्कि उसके हाथ पैर बांधकर पीछे बैठा देता है और कुछ पैसे भी देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद इनके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। अब ये लोग कौन थे ये इन्हें पता नहीं होता, लेकिन इन्हें ये जरूर पता था कि ये इन्हें मारना चाहते हैं। इसलिए ये तेजी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और समुद्र के किनारे पहले से खड़ी बोट पर बैठ जाते हैं और इसमें गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सभी सामने वालों को मार डालते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये बड़े से जहाज से अपने देश में आ जाते हैं, जहां हम सभी को एक साथ टेबल पर बैठे हुए देखते। उनके सामने वो सभी पैसे थे जो यहाँ पर लेकर आए थे। अब यहाँ एक वकील भी मौजूद थी जो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसों को वाइट कर दूंगी और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे दूंगी। लेकिन पॉप फैसला करता है कि वो अपने हिस्से के कुछ पैसे रेडक्लिफ के परिवार वालों को दे देगा। जिसके बाद एक एक करके सभी उन पैसों को रेडक्लिफ के परिवार को देने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद बाहर निकलते समय बेनी पॉप को एक पर्ची देते हुए कहता है कि कुछ दिनों बाद हम एक बार फिर मिलेंगे। उसके जाने के बाद वो उस पर्ची को खोलता है तो उसमें कुछ एल्टीट्यूड लिखे हुए थे, जो कि उसी जगह के थे जहाँ पे इन्होंने 90% पैसों को छुपा कर रखा था। यानी कि अभी भी असली कहानी बची हुई है। पर आपको क्या लगता है, क्या इसमें रेडक्लिफ की गलती है? अगर वो उसी दिन कुछ पैसों को वहीं छोड़ देता तो उनका प्लान क्रैश नहीं होता और ये सही सलामत होते। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। पीस आउट।